नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं पूर्व सैनिक हवलदार गजानन इंगले अमरावती से। साथियों, आज हमारा संपूर्ण देश 75वीं संविधान वर्षगांठ मना रहा है, यानी अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी पावन बेला पर लॉर्ड बुद्धा टीवी द्वारा आज गणतंत्र का महानायक इस विषय को प्रदर्शित करने का, आपके सामने रखने का हमें मौका दिया है। सबसे पहले मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यही अपना एक मीडिया चैनल है जो फुले साहब आम्बेडकर द्वारा जो अमूल्य विचार है, मार्गदर्शक तत्व है, वह सभी देशवासियों तक पहुंचाने का पवित्र कार्य लॉर्ड बुद्धा टीवी द्वारा किया जाता है। आज बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता है, लेकिन इस संगोष्ठी को फिर भी देश के सामने रखने की जरूरत क्यों पड़ी? साथियों, बाबा साहब का योगदान जो है, भारत स्वातंत्र से लेकर संविधान निर्माण करना और इस देश को प्रगति के बुलंदियों तक पहुंचाना, इससे भी ऊपर और बहुत कुछ कार्य बाबा साहब का है। यहाँ समय को देखते हुए मैं ज़्यादा कुछ बातें नहीं कहूँगा। संक्षिप्त में आपके सामने गणतंत्र का महानायक बाबा साहब कैसे है, ये समझाने की कोशिश करूँगा। साथियों, जब अपना देश आज़ाद हुआ है, लाखों सैनिकों ने, देशवासियों ने अपना खून बहा है और उनके खून के, उनके कुर्बानी के, अपना अमूल्य जीवन न्यौछावर करने के बाद हमें आज़ादी मिली है। और दिन बाय दिन इस देश में ऐसी कुछ संगठन शक्तियाँ उभर रही है जो हमारे लोकशाही के ऊपर उंगलियां उठाते हैं और हमें एक संदेह निर्माण हो रहा है कि फिर से यह देश, हमारा ये भारत देश कहीं गुलाम न हो जाए। बाबा साहब ने जो भारत का संविधान लिखा है, आज 75 साल पूरे हुए हैं, लेकिन संविधान के वजह से हमारा देश आज तक प्रगतियों की बुलंदियां छू रहा है और एक संघ में बांधा हुआ है। साथियों, इस देश में जब आज़ादी का आवाज़ चल रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 150 साल तक राज किया है, बीच बीच में जिन लोगों को अंग्रेज शासन से दिक्कत होती थी, क्योंकि अंग्रेज जो है यहाँ आकर हमें कानून का राज क्या होता है ये अंग्रेजों ने सिखाया है। और जिन लोगों ने यहाँ पर हमारे बहुजनों के साथ हजारों सालों से अन्याय अत्याचार किया है, कुप्रथा यहाँ पर हमारे ऊपर थोपी थी, उनको बंद करने के लिए अंग्रेज कानून के ऊपर कानून बनाते थे। और जो लोगों को ये जो गुलामगिरी की नीति है, उनको आड़ा डालने वाली जो ब्रिटिश सरकार है, उनसे दिक्कत आती थी और इसलिए बीच बीच में अंग्रेज़ों को यहाँ से चले जाओ का नारा लगाकर उनको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अंग्रेज़ों द्वारा कहीं यहाँ पर कमीशन भेजे गए हैं, यहाँ की जो स्थिति है वो सुधारने के लिए किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। ऐसे सबसे पहले 1919 में साउथ ब्यूरो कमीशन को यहाँ पे जो बहुजनों की स्थिति है वो जानने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए सामाजिक, राजनीतिक, इस प्रकार से जो अधिकार हक है वो सुधारने के लिए कमीशन भेजा था। उसके बाद जब बाबा साहब, सबसे पहले बाबा साहब ने इस देश को संपूर्णतः आज़ाद कराने की मांग करी थी और बाबा साहब ने ब्रिटिशों को समझाया था
कि आप यहाँ आने के बाद भी हमारे बहुजनों की जो स्थिति है इतनी कुछ खास सुधार नहीं आया है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, हम यहाँ पे गुलामों के गुलाम थे। ब्रिटिशों के गुलाम तो यहाँ देश के लोग थे, लेकिन इस देश के जो प्रस्थापित लोग थे उनके हम गुलाम थे। मतलब जहाँ पर निसर्ग का जो पानी है जानवर पी सकते थे, वह हम इंसान होने के बाद भी वो नहीं पी सकते थे। इस प्रकार से जो गुलाम थे उन गुलामों के भी हम गुलाम थे। और बाबा साहब इसी बात पर कहते थे कि जब देश को आज़ाद करना है तो मैं सबसे पहले आगे आऊँगा, लेकिन जब हमारे बहुजनों का हक अधिकार की बात अगर रहेगी तो मैं हमारे समाज के अधिकार हक को सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा। बाबा साहब देशभक्त तो थी, क्योंकि बाबा साहब ने जो कार्य किया है, क्योंकि विश्व का इस प्रकार से MA, PhD, DSc, LLD, बार एट लॉ, डिलीट, इस प्रकार से उच्च विभूषित विद्या पंडित इस देश में और कोई पैदा नहीं हुआ। और जब यहाँ पर सेकंड जो कमीशन आया था, साइमन कमीशन, उस समय भी यहाँ पर विरोध हुआ था। ये कमीशन इसलिए भेजते थे कि इस देश में कुछ सुधार लाया जाए, और अंग्रेजों ने कुछ अच्छी यहाँ पर योजना भी लाई। सबसे पहले शिक्षा का जो बड़े बड़े कॉलेजेस है अंग्रेजों ने बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, और जो कानून का उल्लंघन करता है उनके लिए कारागृह भी बनाए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मनुस्मृति का राज था, विषमता थी, उस विषमता में मानव को या जो बहुजन है उनको दुय्यम समझा जाता था, और स्त्रियों का तो कुछ मूल्य ही नहीं था मनुस्मृति के अनुसार। साथियों, जब दूसरा विश्व युद्ध लगा 1939 में, उस समय बाबा साहब जो मजदूर पक्ष की स्थापना करी थी, उस समय 17 जो है कैंडिडेट चुनकर आए थे, और डिफेंस जो कमेटी थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, बॉडी थी, उसमें मेंबर थे। और उसी समय पे बाबा साहब ने 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव 75 फुट ऊंचा हमारे 500 महार सैनिकों के बलिदान का शौर्य स्तंभ का हवाला देते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा, जब डिफेंस एग्जीक्यूटिव बॉडी में थे बाबा साहब, तो 1 अक्टूबर 1941 को भारतीय स्थल सेना के जाबाज महार रेजिमेंट का निर्माण बाबा साहब ने कराया था। यानी बाबा साहब महार रेजिमेंट के निर्माता है, संस्थापक भी है। और जब करार के अनुसार 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और करार के अनुसार देश को आज़ाद कराने का एक प्रक्रिया शुरू हुई, और संविधान लिखने का भी एक सामने आया। क्योंकि उससे पहले जो है चले जाओ इस प्रकार से आंदोलन चलते थे, और जो ब्रिटिश वायसराय है वो बोलते थे हम तो चले जाएंगे, लेकिन चले जाने के बाद जो है आपका क्या होगा, क्योंकि ये भारत देश 5 बार गुलाम हुआ है। और ये संविधान की खासियत है कि 75 साल से हमारा देश आज तक एक संघ है, और कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। ये ताकत संविधान की है। जब संविधान निर्माण हो रहा था, बाबा साहब की तबीयत ठीक न होते हुए भी बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन अथक परिश्रम करते हुए भारत देश को अमूल्य ऐसा संविधान दिया है जो पूरे विश्व में विख्यात है, प्रसिद्ध है। और ऐसा संविधान विस्तृत रूप से कहीं पर भी विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारत का जो संविधान है, बाकी देश इसको आदर्श मानते हैं और भारत देश के संदर्भ को लेकर अपने देश में अलग अलग एक्ट बनाकर उनके देश का कल्याण करते हैं। लेकिन
दुख भरी बात यह है कि दूसरे देश हमारे संविधान को आदर्श मानते हैं और हमारे देश में कुछ ऐसी भी घटनकारी शक्तियां हैं जो संविधान को नकारने का काम करती है। क्योंकि आपको पता होगा 9 अगस्त 2018 को दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस और प्रशासन के सामने कुछ विघटनकारी शक्तियों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सभी को पता होगा, उन्होंने भारतीय संविधान की प्रति वहाँ पर खुलेआम जलाई थी, लेकिन प्रशासन देखते रह गया। उसी प्रकार से यहाँ पर संविधान की जो कलमे हैं उनको भी निरस्त करने का काम यहाँ पर चल रहा है। बाबा साहब ने जब संविधान निर्माण किया, पूरा किया 25 जनवरी 1950 को रात को 12 बजे, जब ये मूल संविधान जो है वो देश को राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के समक्ष वो सौंपा था, उस समय बाबा साहब महामानव थे, विधि तज्ञ थे। उनके मुंह से एक प्रारंभ निकली, मुहावरा निकला, किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसको अमल में लाने वाले लोग लायक नहीं होंगे तो वह अच्छा संविधान भी बेकार साबित होगा। किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन उसको अमल में लाने वाले लोग तज्ञ लायक होंगे तो वो बेकार संविधान भी अच्छे में गिनती होगा। ये महामानव के उस समय के विचार थे और आज हम बाबा साहब का ये जो विचार है वो खरा उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि संविधान की धज्जियाँ उड़ाते उड़ाते कुछ यहाँ पर प्रस्थापित लोग अपना सरकार चलाना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पर कभी कभी बोला जाता है कि संविधान पुराना हुआ है, इसको बदली करना चाहिए। संविधान पुराना नहीं हुआ, बाबा साहब ने उसमें प्रावधान करके रखे हैं कि स्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, जनता के आवाज़ के अनुसार इस संविधान में बदलाव लाने के प्रावधान बाबा साहब ने उसमें घटना दुरुस्ती समिति को दिए हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन अच्छा काम के लिए अगर संविधान की कुछ दुरुस्ती होती है तो ठीक है, लेकिन जो 5000 साल पहले यहाँ पर स्थिति थी, मनुस्मृति का राज था, वह अगर लाने के लिए कोई अगर कोशिश करता है तो वो दुरुस्ती जो है वो निंदनीय है। और आज कुछ सरकारें ऐसी आ रही है कि अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाने की कोशिश संविधान का सहारा लेकर कर रहे हैं। 75 साल से भारतीय संविधान की वजह से हमारा देश एक संघ है। इस देश में 6677 जातियाँ हैं, अनेकों धर्म है, पंथ है, अनेक बोली भाषा है, लेकिन फिर भी हमारा देश एक संघ है। बाबा साहब का ये संविधान जब से लागू हुआ है 1950 से, यहाँ पर जितने भी कानून थे सब निरस्त हुए हैं संविधान की वजह से। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं कि जो आर्टिकल है खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे। आज भारत देश का 75वां गणतंत्र है, गणतंत्र। बाबा साहब ने यह शब्द जो है भगवान बुद्ध के उस समय के कालखंड का जो गणराज्य था उस समय से लिया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग 26 जनवरी को प्रजासत्ताक कहते हैं। प्रजासत्ताक क्या है? जब से लोकशाही लागू हुई, संविधान लागू हुआ, राजेशाही खत्म हुई। राजा के समय पे प्रजा और राजा था, लेकिन आज जो है यहाँ पर गण है, गणराज्य है, लोकशाही है। फिर भी जो है लोग प्रजासत्ताक बोलते हैं, गणतंत्र बोलना चाहिए। और इस देश का
जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, पहला ही आर्टिकल है, उसमें इस देश का नाम रखा है भारत, इंडिया। ये दो ही शब्द है, लेकिन कुछ हजारों सालों से प्रस्तापित यहाँ पर पनप रहे हैं मनुस्मृति को लेकर। इस देश को हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के नाम से बोलते हैं और खुलेआम बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान के पहले आर्टिकल का उल्लंघन करते हैं। लिखे पढ़े लोग भी हिंदुस्तान इस प्रकार से शब्द का उच्चारण करते हैं और इस देश का नाम बदली करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र यानी हिंदुस्तान बनाना है। इस प्रकार अगर एक तरफ से बाबा साहब का सम्मान करते हैं तो दूसरी तरफ से बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान का, उनके कलमों का, आर्टिकल्स का उल्लंघन क्यों? एक तरफ बाबा साहब का सम्मान करना और दूसरी तरफ बाबा साहब ने दिए हुए अधिकार, हक, वो कलम में उसको निरस्त करने की कोशिश करना, यह जो है गलत बात है। और पहले जो है 1950 से पहले इस देश में राजा जो है रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान दिया है, वोटों का अधिकार दिया है, 1 वोट 1 वैल्यू, तो वोटों के मत पेटी से इस देश का राजा निर्माण होता है, यानी लोकशाही, लोगों द्वारा चलाई गई राज पद्धति यानी लोकशाही। ये बाबा साहब की एक देन है। और उसमें जो कायदे मंडल है, न्याय मंडल है, कार्यकारी मंडल है, इनको जो अधिकार दिए हैं, ये एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार आए, कोई भी पद वाला, बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर रहे या राष्ट्रपति रहे, वो किसी भी इस 3 संस्था को अपने कब्जे में नहीं ले सकता या अपनी मनमानी नहीं कर सकता। लेकिन आजकल जो हम वातावरण देख रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो ये मनमानी की वजह से ही बढ़ रहा है। यानी बाबा साहब ने जो बोला था कि कोई भी देश का कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन चलाने वाले लोग अगर लायक नहीं होंगे तो वो कानून बेकार का साबित होगा। तो ऐसे लोग यहाँ पर राज कर रहे हैं और आप सभी ने संविधान बचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। साथियों, जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस समय पर कुछ लोग बोलते हैं बाबा साहब ने संविधान अकेले ने नहीं लिखा। सही बात है, लेकिन जो पूरा करना था संविधान, मसौदा समिति थी, उसके ऊपर 7 लोगों की नियुक्ति थी। 7 में से एक ने तो वो समिति को अटेंड ही नहीं किया, 2 लोगों ने जो है वो दूसरे प्रांत में रहने की वजह से उपस्थिति नहीं दर्ज है, और कुछ लोगों के स्वास्थ्य के कारण वो आ नहीं पाए। आखिरी में पूरा संविधान पूरा करने की पूरी जिम्मेवारी बाबा साहब के ऊपर आ पड़ी, और बाबा साहब की सेहत उस समय ठीक न होने की वजह से बाबा साहब ने बहुत ही 18-18 तास बैठकर इस संविधान का निर्माण किया है। जब इस संविधान को राष्ट्रध्वज देना था, तो उस समय पे यहाँ पर 5000 सालों से धर्मांध शक्तियाँ थी। कुछ बोलते थे कि भगवा कलर होना चाहिए देश का राष्ट्रध्वज, कुछ बोलते थे हरा होना चाहिए, कुछ बोलते थे सफ़ेद होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का, सम्राट अशोक का जो धम्म चक्र है वो राष्ट्रध्वज पर लिया, और आज भी लोग बोलते मेरा तिरंगा प्यारा। साथियों, आप खुद ही सोचो, जो राष्ट्रध्वज है, क्या उस राष्ट्रध्वज में 3 ही रंग हैं? चौथे रंग का नाम लेने के लिए क्या आपको एलर्जी है? जो सतत गतिमान होने का संदेश देता है धम्म चक्र, इस देश को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध चाहिए, ये संदेश पूरे विश्व को जा रहा है। और भगवान बुद्ध जग विख्यात शांति के दूत है, ऐसे भगवान बुद्ध का वो जो धम्म चक्र है, वो आप तिरंगा बोल के
उस चक्र का अपमान करते हैं। तो राष्ट्रध्वज जो है 4 रंग का है, ना कि 3 रंगों का। लेकिन कोई गलत चीज़ बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देते हैं, तो बाद वाले लोग भी उसके ऊपर, गलत चीज़ के ऊपर ही सत्य मानते हुए विश्वास करते हैं। लेकिन आप सब बाबा साहब के विचारों को सुनने लोग हैं, लिखे पढ़े लोग हैं, सभी ने राष्ट्रध्वज किस प्रकार से बना, कितने कलर है, वो समझने की कोशिश करना चाहिए। साथियों, जब 1947 को यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को एक दिन बाद भारत देश आज़ाद हुआ। लेकिन ये पूरा जम्बूद्वीप था। अशोक सम्राट और भगवान बुद्ध के काल में छोटे छोटे देशों का एक समूह यानी जम्बूद्वीप था। उस समय पे पूरा शांति से सोने की चिड़िया बोला जाता है, सोने की चिड़िया जो है उस समय थी सम्राट अशोक के समय पे। तो जब आज़ाद हुआ देश, एक देश के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान और भारत। उस समय पर पाकिस्तान के अंदर कुछ समुदाय थे जो हिंदू समुदाय मानते हैं, सिंधी लोग हैं। लाखों सिंधी लोग जो है वहाँ पे पाकिस्तान में अन्याय अत्याचार हो रहा था। उस समय पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाबा साहब को विचार विमर्श किया और बाबा साहब को बताया कि वहाँ पर जो सिंधी समाज है, जिनके ऊपर, बहु बेटियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको सुरक्षित लाना है, तो क्या कर सकते हैं। तो इधर संविधान सभा का कार्य भी चल रहा था और बाबा साहब ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताया, नेहरू को बताया कि 1 अक्टूबर 1941 को हमारे देश में महार कौम का एक महार रेजिमेंट निर्माण किया है। उस महार रेजिमेंट के बटालियन को पाकिस्तान में भेजा जाए और वहाँ से सिंधी समाज जो है वो सुरक्षित यहाँ पर आ सकता है। तो महार बटालियन 1947 और 48 में पाकिस्तान में गई और वहाँ से लाखों लोगों को, सुरक्षित सिंधी लोगों को देश में लाया। लेकिन ये सिंधी जो लोग हैं इस बात को भूल गए कि भारतीय स्थल सेना के महार रेजिमेंट के कुछ रणबांकुरों ने हमारे लिए खून बहाया है और उनके खातिर आज हम देश में उनकी अलग अलग बस्तियां बसा रहे हैं। महार रेजिमेंट या महार सैनिकों का उनको एहसास भी नहीं होता है। इस प्रकार बाबा साहब ने अनेक जो आंदोलन चलाए हैं, जिसके अंदर पानी के लिए महाड़ का सत्याग्रह, उसके बाद उसी महाड़ में जो रायगढ़ किला है उसके नींव के पास 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने विषमतावादी, मानव को मानव न समझने वाला, मानव मानव में भेद करने वाला, स्त्री पुरुष में भेद करने वाला, ऐसा विषमतावादी जो धर्म ग्रंथ था मनुस्मृति, वो खुलेआम जलाया था। और बाबा साहब ने संविधान देते समय, संविधान जब लागू हुआ तो यहाँ पे जितने भी सामाजिक कायदे थे, जो भी न्याय व्यवस्था थी सामाजिक, उनको निरस्त किया, बर्खास्त किया। फिर भी आज ऐसी विघटनकारी शक्तियाँ मुंह निकाल रही है, जो विषमता फैलाने का काम करती है। ऐसे लोग, ऐसी शक्तियाँ यहाँ पर पनप रही है। उनको जो है उनसे सावध रहते हुए संविधान की रक्षा हम कैसा करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। संविधान जो पूरे विश्व में विख्यात है, बाहर देश के जो लोग हैं इसका मूल्य जानते हैं, जिसके वजह से हमारा भारत देश का
जो बहुजन है वो प्रगति कर रहा है, कुछ लोगों को हमारी प्रगति देखी नहीं जाती, इसलिए संविधान के ऊपर उंगलियां उठाते रहते। साथियों, विश्व का जो पावर शक्ति है अमेरिका, वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है बराक ओबामा जी थे। बराक ओबामा जी ने उस समय बाबा साहब का जो नॉलेज है, उनका व्यक्तिमत्व है, उनको और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनकी पढ़ाई की, साहित्य का पढ़ाई किया, बाबा साहब का योगदान का पढ़ाई किया और अमेरिका के बराक ओबामा जो राष्ट्राध्यक्ष थे, अमेरिका ने बाबा साहब को उपाधि दी द सिंबल ऑफ नॉलेज, इस प्रकार से उपाधि दी। और कहा हमारे देश में अगर बाबा साहब पैदा होते तो हम उनको सूर्य कहते। कितनी बड़ी बात हो गई। लेकिन बोलते ना कि जो घर का कितना भी विद्वान आदमी रहे उसकी कीमत लोग जानते नहीं, लेकिन बाहर देश वाले उनकी विद्वत्ता को अपने देश के भलाई के लिए अमल में लाते हैं। वो लोग उनकी महानता को जानते हैं। ये जो है आप लोगों ने समझना चाहिए। जब संविधान निर्माण हुआ, जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसको लिखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बोलते ना अपनी इसमें आत्मा परमात्मा तो है नहीं, लेकिन संविधान का आत्मा कहते हैं, मतलब सार जो है संविधान का, वो शुरू करना था। तो बहुत सारे लोग बोले, कोई बोले भगवान के नाम से शुरू करो, कोई बोले अल्लाह के नाम से शुरू करो, उसकी शुरुआत प्रियम्बल की, कोई बोले गॉड से नाम से शुरू करो। लेकिन बाबा साहब ने इस देश के सभी नागरिकों के नाम से उस संविधान का प्रियम्बल जो है वो शुरू किया। आम्ही भारताचे लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस शब्द से बाबा साहब ने संविधान का जो प्रियम्बल है वो शुरुआत की है। बाबा साहब दूरदृष्टि थे, इतना दूरदृष्टि थे कि ये जो संविधान है 5000 साल तक और भी मतलब कारगर साबित हो सकता है। लेकिन बाबा साहब की अगर बात माने तो जो 25 जनवरी 1950 को संविधान की प्रति सौंपते हुए राष्ट्रपति को और उस समय के मनोनीत प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, इनको सौंपते समय जो महामानव ने शब्द निकाले थे कि किसी भी देश का संविधान या कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले लोग लायक नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बेकार होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर देश का कार्यभार चलता है तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया, स्वर्ण का धूर इस देश से निकल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अमीर को अमीर बनाने के चक्कर में और गरीब को गरीब रखने के चक्कर में अपनी राजनीति करते हैं। उन्होंने सही मायने में बाबा साहब का अगर सम्मान करना है तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार अपना राज्य कारभार चलाना चाहिए। यही सही मायने में बाबा साहब के प्रति सम्मान रहेगा। आज आज़ादी आप गणतंत्र का 75वां स्वर्ण महोत्सव, स्वर्ण जयंती मना रहे। संविधान को 75 साल हुए हैं लागू होते हुए। इस स्वर्ण महोत्सव पर अगर भारत का जो संसद है, उस संसद में जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हैं, वो बाबा साहब का अगर संसद में अपमान करते हैं तो संविधान का किस प्रकार से वो आदर करते होंगे, ये आप सभी को पता चला होगा। इस प्रकार से अगर इस देश में और भी सत्ताधारी मिले तो ये देश फिर से हमें शंका निर्माण करता है कि
और देश ये हमारा गुलाम ना बन जाए। इससे पहले तो 150 साल तक हम गुलाम रहे, हमारा देश गुलाम रहा। लेकिन साथियों, मैं आपसे आगाह करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि फिर से अगर हमारे ही देश के कुछ विषमतावादी राज सत्ता लोगों के कारण देश अगर गुलाम होता है तो हजारों साल तक फिर कोई क्रांतिकारी निर्माण नहीं होगा और 150 क्या ऐसे हजारों साल तक देश गुलाम का गुलाम रहेगा। यह हमें शंका निर्माण होती है, क्योंकि कुछ लोग संविधान का खुलेआम उल्लंघन करते, अपनी मनमानी करते हुए राज्य कारभार कर रहे हैं। आप सभी ने जागरूक रहते हुए आज 75 साल अमृत महोत्सव संविधान का चल रहा है, इसमें प्रण लेना चाहिए कि किसी भी हालत में संविधान की हम रक्षा करेंगे। संविधान बचेगा तभी हम सब बचेंगे और हमारा अस्तित्व, हमारा मान सम्मान, इज्जत तथा स्वाभिमान यह सब कुछ बचा रहेगा और देश भी बचेगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये देश भी रहना मुश्किल है। आखिरी में आज के गणतंत्र दिवस के पावन बेला पर फिर से मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी को गणतंत्र का महानायक इस चर्चा सत्र आयोजित करने के लिए मैं मंगल कामना देता हूं। लॉर्ड बुद्धा टीवी के सभी दर्शकों का मैं गणतंत्र दिवस पर अभिनंदन करते हुए मंगल कामना देता हूं और ये संविधान इसी प्रकार से हजारों सालों तक निरंतर इस देश में लागू रहे, इसके लिए सभी से मैं अनुरोध करता हूं। लॉर्ड बुद्धा टीवी ने हमें यहाँ पर गणतंत्र का महानायक इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया। फिर से मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का शुक्रगुजार हूँ। लॉर्ड बुद्धा टीवी के दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ और मैं पूर्व सैनिक हवलदार गजानन इंगले अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।